बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम अभिप्रेरणा का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो अभिप्रेरणा के पार्ट 1 वीडियो में हमने अभिप्रेरणा का अर्थ समझा था, वो कहाँ से लाया गया, कौन सा शब्द है, लैटिन भाषा के मोडर्न शब्द से लाया गया जिसका अर्थ है टू मूव। इसके बाद हमने अभिप्रेरणा की परिभाषा देखा, कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा देखें। फिर हमने अभिप्रेरणा का प्रकार देखा, उसके बाद सकारात्मक नकारात्मक में हमने डिफरेंस भी किया था। उसके बाद हमने देखा था अभिप्रेरणा की विशेषताएं, और आज हम लोग पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के स्रोत या संगठन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। आज हम पार्ट 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हो सकता है कि आज पार्ट 2 वीडियो ज़्यादा देर चल जाए, लगभग अबाउट 40 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। और अगले पिछले पार्ट में हमने ग्रुप में भी हमने सेंड कर दिया है अधिगम से संबंधित जो भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है या जो हमारा क्वेश्चन पूछने लायक है या जो भी है राइजेशन, वो हमने प्रश्न को PDF भेज दिया गया है। और अभिप्रेरणा का भी PDF आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा या कल अर्ली मॉर्निंग तक। और कल हम लोग लाएंगे बुद्धि। अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा बुद्धि कल से, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अभिप्रेरणा का पार्ट 2 मेरा वीडियो है। अभिप्रेरणा के स्रोत या संगठन पढ़ना है। अभिप्रेरणा के स्रोत या संगठन, कंपोजिशन या सोर्स ऑफ मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरणा हमारा आता है कहाँ से है, उसका सोर्सेस क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। पहला हमारा है आवश्यकता, नीड। जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत, मोटिवेशन आप क्यों चाहते हैं, जब तक कि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात आवश्यकता होने पर व्यक्ति किसी भी क्रिया को करने के लिए मोटिव होता है, मतलब प्रेरित होता है। तो पहला जो मेरा सोर्स है वो क्या है, आवश्यकता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आवश्यकता होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है, ठीक है। दूसरा जो मेरा है वो है आपका चालक, ड्राइव। चालक क्या हुआ, प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक उसको चलाने वाला जुड़ा हुआ रहता है, एक चालक जुड़ा हुआ रहता है। जैसे समझिएगा, जैसे आपको जो है क्या है कि भूख लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, भूख है ना। तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, भोजन की। तो वहाँ पर मोटिवेशन आपको कौन कर रहा है, वहाँ चालक के रूप में क्या है, भूख, और आवश्यकता के रूप में क्या है, भोजन, है ना। तो यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो कन्फर्म है कि उसको एक ड्राइव करने वाला होना चाहिए, उसको चलाने वाला होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, चालक। जैसे आपको यदि रनिंग करना है, ठीक है, आपको यदि मतलब कोई वैकेंसी में, कोई पुलिस में आपको दौड़ निकालना है, तो आप क्या करते हो, तो आप दौड़ निकालना है तो आपको आवश्यकता है नौकरी की, है ना। तो वो नौकरी की आवश्यकता होगी, वो आवश्यकता में आ गया, ठीक है। आपको दौड़ना है, क्रिया करना है, अर्थात चालक करने वाला आप होइएगा ना। तो आप हो जाइएगा क्या, वहाँ पर ड्राइव हो जाइएगा, मतलब लक्ष्य की ओर दौड़ना, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक चालक जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक चालक जुड़ा रहता है, स्पष्ट है। चलिए अब तीसरा जो मेरा नीड है, तीसरा जो मेरा कंपोजिशन है वो है आपका प्रोत्साहन। ये हमारा आवश्यकता था, आवश्यकता होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है, और दूसरा चालक था, आप प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक चालक जुड़ा हुआ रहता है। तीसरा मेरा क्या है, प्रोत्साहन है। तीसरा है मेरा प्रोत्साहन। प्रोत्साहन भी हमारा एक प्रकार का मोटिवेशन का सोर्स ही है। कैसे सर, तो मान लिया जाए आप किसी भी बच्चे को, यदि बच्चा मान लिया जाए फर्स्ट ला रहा है, सेकंड ला रहा है, क्लास में टॉप कर रहा है, तो आप अदर बच्चे के लिए आप उसको क्या करिएगा, तो आप अन्य विद्यार्थियों के लिए आप उसको जो है, उस विद्यार्थी को क्या करिएगा कि आप थोड़ा सा कुछ प्राइज देते हैं या कुछ प्रोत्साहन देते हैं या कुछ प्रशंसा करते हैं, है ना। तो वहाँ पर बाकी अन्य बच्चों को लगता है कि काश उस स्थान पर मैं भी रहता तो आज सर मेरा भी प्रोत्साहन करते।
तो आपका कंपोजिशन या सोर्स ऑफ मोटिवेशन में हमारा प्रोत्साहन का भी योगदान है। ठीक है, अगला जो मेरा चौथा है वो है अभिप्रेरक। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर कुछ वैज्ञानिक का कथन भी है और इस पर आपको अभिप्रेरक को बांटा भी गया है। अभिप्रेरक क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, अभिप्रेरक क्या होता है, यदि आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन तीनों का योग ही हमारा कहलाता है अभिप्रेरक। मतलब कि वहाँ पर यदि जैसे आप देखिए, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताऊँ। मान लिया जाए कि आप या हम कहीं भी, आप शिक्षक में यदि आप जाते हैं या आप टीचिंग में जाते हैं, तो क्लास में बच्चों के सामने जाते हैं तो आप बच्चों को पहले बताते हैं, देखो बाबू तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता हो गया। अब कौन पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, तो बच्चे चालक हो गए। अब उसमें से जो अच्छा किया उस बच्चे को प्रोत्साहन देने से बाकी सब बच्चे ही मोटिवेशन हुए। तो अब इन तीनों को यदि मिला दिया जाए तो कहलाएगा आपका क्या, अभिप्रेरक कहलाएगा। ठीक है, अर्थात आवश्यकता, चालक और क्या आपका प्रोत्साहन, इन तीनों का योग ही कहलाता है अभिप्रेरक। अभिप्रेरक में कुछ कुछ वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक का कुछ कुछ स्टेटमेंट है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं अभिप्रेरक में आवश्यकता प्लस आवश्यकता प्लस क्या था, चालक प्लस प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का योग ही अभिप्रेरक कहलाता है, का योग ही क्या कहलाता है, अभिप्रेरक कहलाता है। ठीक है, अब आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन का योग ही क्या कहलाता है, अभिप्रेरक कहलाता है। इस अभिप्रेरक के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिक का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अभिप्रेरक हमने यहाँ पर लिखा, अभिप्रेरक है ना। तो अभिप्रेरक में हम लोग पहला मनोवैज्ञानिक का नाम लिख रहे हैं, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो, इन्होंने बताया अभिप्रेरक को, देखो कौन कौन से टाइप में बताया इन्होंने बताया कि अभिप्रेरक एक जन्मजात प्रक्रिया की भी होती है। मतलब जन्मजात जो होता है, जन्मजात मतलब क्या, भूख आना, प्यास आना, नींद आना, ये भी एक प्रकार का क्या है, अभिप्रेरक का काम करता है। कैसे, तो चूंकि भूख आएगा तो आपको आवश्यकता पड़ेगा भोजन का, है ना, चालक है भूख आपका। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रोत्साहन भी होता है, प्यास है, नींद है। तो उन्होंने बताया, अब्राहम मैस्लो ने इसका पहला टाइप बताया क्या, कि हमारा ये जो आपका अभिप्रेरक है ये जन्मजात अभिप्रेरक भी होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख दें तो हो जाएगा भूख, प्यास, नींद। ठीक है, अब दूसरा उन्होंने बताया कि दूसरा जो अभिप्रेरक होता है वो होता है अर्जित। अर्जित मतलब क्या होता है, जमा, संचय। ठीक है, अर्जित, अर्जित में क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें यदि हम एग्जाम्पल ले लें तो आ जाएगा प्रतिष्ठा, है ना, प्रतिष्ठा, सम्मान, पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार, सम्मान, ये सब बताएं अब्राहम मैस्लो के अनुसार बताया गया। किसका, अभिप्रेरक का टाइप्स। दूसरा हमारे मनोवैज्ञानिक का है, उनका नाम है, ध्यान दीजिएगा, उनका नाम है थॉमसन साहब। उनका नाम है थॉमसन। थॉमसन ने क्या बताएं, थॉमसन बताएं कि अभिप्रेरक एक स्वाभाविक होता है। उन्होंने बताया कि स्वाभाविक अभिप्रेरक एक होता है, नेचुरली होता है, स्वाभाविक। जैसे क्या है, यदि बच्चों में खेलने से भी मोटिवेशन उसमें हो पाता है। उसके बाद क्या है, तो हमारा सुख प्राप्त करना, सुख प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भी, सुख प्राप्त करने के कहने का अर्थ क्या हुआ, मान लिया जो बच्चे को कभी कभी आप स्टोरी भी सुनाते, देखो वो ऐसा हुआ, अमीर बना, तुम भी चाहते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसको उसके प्रति मोटिवेशन होता है, वो भी चाहता है कि हाँ हम इस सुख में रहें, है ना। चलिए अगला है, उन्होंने बताया था थॉमसन साहब ने, वो दूसरा कृत्रिम, क्या बताएं, कृत्रिम, आर्टिफिशियल, है ना। कृत्रिम में क्या क्या हो गया, तो कृत्रिम में कौन कौन आएगा, दंड आ जाएगा, आप दंड दे करके भी मोटिवेट कर सकते हैं, भय दे करके भी कर सकते हैं, है ना।
पुरस्कार भी आपको कृत्रिम में ही आ जाएगा। पुरस्कार होना, सम्मान, ये सब क्या है, कृत्रिम है। हम इसको आर्टिफिशियली हम करते हैं। एक होता है नेचुरली, एक होता है आर्टिफिशियली। किन के अनुसार, थॉमसन के अनुसार। एक है अब्राहम मैस्लो में जन्मजात और अर्जित, और एक और है उनका नाम है गैरिट। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तीसरा जो मेरा है वो है गैरिट। देखिए तीसरा अभिप्रेरक को जो बांटने वाले हैं वो हैं गैरिट। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि अभिप्रेरक जैविक होता है। उन्होंने फर्स्ट में बताया कि अभिप्रेरक जैविक प्रकार का भी होता है। जैविक में क्या आएगा, जैविक मतलब हो जाएगा क्या, जैविक में आ जाएगा भय, क्रोध, प्रेम, है ना। तो एक होता है जैविक, इसमें एग्जाम्पल में यदि देखें तो क्या हो जाएगा, भय, क्रोध, प्रेम। ठीक है, अब दूसरा उन्होंने बताया मनोसामाजिक में उन्होंने बताया कि इसमें दो चीज होता है, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और चिंतन, है ना। व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी होती है, उसकी एक अलग मोटिवेशन करते, उसमें एक अलग रचनात्मकता आ जाता है, कुछ चिंतन करता तो कुछ अलग बेस्ट कर पाता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा क्या, एग्जाम्पल यदि देखें तो चिंतन, रचनात्मकता, है ना। चलिए, तो ये आपके गैरिट साहब के अनुसार अभिप्रेरक को बांटा गया। तो अब हम लोग ने देखा कि इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो पहला स्रोत था आपका क्या, पहला आवश्यकता, दूसरा चालक, तीसरा प्रोत्साहन, चौथा अभिप्रेरक। फिर अभिप्रेरक को बांटा गया मैस्लो के अनुसार, गैरिट के अनुसार और थॉमसन के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा का पहला जो सिद्धांत है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे भी। वेट 1 मिनट। आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहिए, है ना। और एक चीज़ और आप लोग क्या करें कि जो भी हम टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं वो हम आप किस में कौन सा लेसन में है वो आप खुद देखिए। अब F1 में है, F2 में है, F4 में है, F6 में है, किस में है, ये काम थोड़ा सा कीजिए आप। मतलब वो देखिए कि किस से रिलेटेड आ रहा है ना। क्योंकि अब एक एक चीज़ तो हम नहीं क्लियर कर सकते हैं, इतना समझदार आप लोग हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। हम एक टॉपिक ले लेते हैं और उस टॉपिक पे लेक्चर कर लेते हैं, उसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। अब कैसा समझाते नहीं समझाते हैं वो आप ही लोग समझते होंगे। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, पहला जो मेरा सिद्धांत है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत याद रहे, सब चीज एग्जाम के दृष्टिकोण से सही है। ये आप बिल्कुल ना कहें कि ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, ये तो खैर आप सोचिए तक नहीं, क्योंकि हम भी सिलेबस देख के ही काम करते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, एक वर्ड आया मेरा मूल प्रवृत्ति, है ना। तो मूल प्रवृत्ति को समझने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति। तो देखिए क्या होता है, ये हमारा विचार का आदान प्रदान है, आइडियोलॉजी। देखिए होता क्या है, एक होता है भावना, एक होता है एक भावना, एक संवेग, एक मूल प्रवृत्ति। भावना, इमोशन, मन के अंदर यदि आप कोई चीज विचार रहे हैं, मन के अंदर यदि आप विचार रहे हैं, मस्तिष्क अंदर ही आप मन ही मन कुछ सोच रहे हैं, कुछ आपकी हो रही है, तो वो भावना कहलाती है। जैसे कहते हैं ना, हम तुम्हारी भावना को समझ रहे हैं, इसका अर्थ है कि उसके अंदर कुछ विचार चल रहा है। स्पष्ट हो गया अब आपका। और वही विचार को यदि आप बाहर निकालते हैं, दिस इज नोन एज क्या, मोमेंट, मतलब कि संवेग, वो कहलाता है। यदि विचारों का बाह्य रूप हो जाए, विचारों का प्रदान बाहर यदि हो जाए तो संवेग, यदि विचारों का अंदर ही रह जाए तो हमारा कहलाएगा भावना। ठीक है, और इन पर यदि हम कुछ एक्शन करते हैं, कुछ क्रिया करते हैं, दिस इज कॉल्ड मनोप्रवृत्ति। ठीक है, मनोप्रवृत्ति जन्मजात होता है। समझ गए अब आप। जैसे मान लिया जाए आप कुछ अभी मन ही मन सोच रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका भावना, और यदि आप उसको बाहर प्रकट किए वो हो जाएगा संवेग, यदि आप उस पर कुछ एक्शन किए तो हो जाएगा आपका क्या, मनोप्रवृत्ति। स्पष्ट है।
ठीक है, हमने क्यों बताया, चूंकि मनोप्रवृत्ति यदि उत्पन्न होता है तो संवेग से ही उत्पन्न होता है। तो ये इस ध्यान दीजिएगा, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे कि मूल प्रवृत्ति होता क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, उसके बाद इसका इस शब्द को लाने वाले कौन हैं, इसके जनक कौन हैं और इसका सिद्धांत कौन दिए हैं। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जिन्होंने सिद्धांत दिया तो उन्होंने क्या बतलाया, 14 प्रकार का मूल प्रवृत्ति है वह कैसे संवेग से उत्पन्न होता है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो हम लोग पहले मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में जानते हैं मूल प्रवृत्ति के बारे में, मूल प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है, देखिएगा इसमें हमने पहला पॉइंट बनाया, क्या बनाया, सबसे पहले इस संप्रत्यय, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किए। संप्रत्यय मतलब समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट। सर्वप्रथम इस संप्रत्यय का प्रयोग विलियम जेम्स, हमने नाम लिखा विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स द्वारा किया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि मूल प्रवृत्ति का सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे, संप्रत्यय मतलब इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कौन किए थे, तो ये किए थे कौन, विलियम जेम्स। ये कौन किए थे, विलियम जेम्स किए थे। दूसरा चीज इसमें याद रखिएगा कि इस जन्मजात जो होता है, जैसे रोना, हंसना, है ना, क्रोध, तो ये सब क्या है, जन्मजात है। तो जन्मजात जो होता है, यहाँ लिख रहे हैं हम, जन्मजात क्रियाएं ही मूल प्रवृत्ति कहलाती है, मूल प्रवृत्ति कहलाती है। तीसरा जो है वो क्या है, तो तीसरा है आपका, ध्यान दीजिएगा, तीसरा चीज है कि पूर्ण रूप से, व्यवस्थित रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का यदि प्रतिपादन किए तो हम यहाँ लिखते हैं प्रतिपादन। सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए वो कौन थे, तो वो किए विलियम मैकडूगल, मैकडूगल है ना, विलियम मैकडूगल, इनके द्वारा किया गया। तो तीन चीज आप याद रखिएगा इसमें, क्या, अच्छा इनको कहा जाता है मूल प्रवृत्ति का जनक भी, याद रखिएगा, इनको, किनको, विलियम मैकडूगल को ही कहा जाता है मूल प्रवृत्ति का जनक। एक बार देख लीजिए फिर से, मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे विलियम जेम्स, और जन्मजात क्रियाएं को ही मूल प्रवृत्ति कहा जाता है, और मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे विलियम मैकडूगल, और उन्हीं को कहा जाता है क्या, प्रवृत्ति का जनक। कोई दिक्कत, तो ये दो व्यक्ति का नाम है, यदि जेम्स हैं तो सबसे पहले प्रयोग किए, यदि मैकडूगल हैं तो ये जनक हो जाएंगे और सिद्धांत का पूर्ण रूप से, व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किए। हो गया, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में हमने मूल प्रवृत्ति शब्द के बारे में जाना, अब हम लोग जानेंगे मूल प्रवृत्ति की विशेषता, है ना। तो अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग क्या, मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं, मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं। पहला विशेषता आप याद रखिएगा, यह अचेतन मन का भाग है, यह अचेतन मन का भाग है। ये क्या है, देखिए अचेतन, अचेतन मन मतलब होता है जन्मजात, समझ रहे हैं, अचेतन मन मतलब क्या हो गया, जन्मजात। चलिए दूसरा, यह जन्मजात होती है, इसी को लिख सकते हैं, यह जन्मजात होती है। तीसरा लिखेंगे, यह सार्वभौमिक होती है, यह सभी में होता है, सार्वभौमिक होती है। चौथा लिखेंगे, मूल प्रवृत्ति का रूप, स्वरूप, कार्य सभी प्राणियों में अलग अलग होते हैं, सभी प्राणियों में अलग अलग
होता है। ठीक है, पांचवा हम लिख रहे हैं कि मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है। मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है। एक बार देख लीजिए इसको फिर से। मूल प्रवृत्ति अचेतन मन का भाग है, जन्मजात होता है, सार्वभौमिक है। मूल प्रवृत्ति का जो रूप है, स्वरूप है, वो कार्य जो है अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होता है ना। क्रोध है तो सब में एक जैसा ही नहीं होगा, सब में अलग अलग होगा, है ना। घृणा है अलग अलग होगा, हंसना है तो अलग अलग, रोना है तो अलग अलग होगा। मूल प्रवृत्ति क्या होता है, चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, अब अगला जो हमारा विशेषता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अगला जो मेरा विशेषता है, मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कितना नंबर चलेगा, 6। मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है। भिन्न मतलब क्या हो गया, अलग होता है। ये नहीं कि आपका जो हैबिट है वो मूल प्रवृत्ति होगा। क्यों, देखिए मूल प्रवृत्ति को आप त्याग नहीं कर सकते हैं। मूल प्रवृत्ति को आप त्याग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई हंसता है, कोई रोता है, उसको पूर्ण रूप से आप त्याग नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं किस कारण होता है, देख लीजिए, त्याग नहीं करना। और लेकिन आदत जो है आपका अच्छी आदत है, बुरी आदत है, तो बुरी आदतों को त्याग करके अच्छी आदत आप ला सकते हैं। लेकिन मूल प्रवृत्ति ऐसा नहीं है, तो ये त्याग आप कर सकते हैं। समझ गए। चलिए अगला क्या है, तो अगला है आपका ये, बस इतना ही हमारा प्रॉपर्टी था। 6 प्रॉपर्टी आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, हम लोगों ने भी पढ़ा कि मूल प्रवृत्ति का प्रयोग कौन किए, शब्द का प्रयोग। फिर आपका इसका फादर किसे कहा जाता है, जनक किन्हें कहा जाता है, सिद्धांत कौन प्रतिपादन किए, विशेषता क्या हुआ। आखिरकार मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है क्या, तो सिद्धांत कौन देंगे, विलियम जेम्स देंगे कि विलियम मैकडूगल देंगे, विलियम मैकडूगल। वो तो आपका शब्द संप्रत्यय का प्रयोग किए थे, कॉन्सेप्ट का ना। चलिए तो क्या है सिद्धांत, देखते हैं। देखिए उन्होंने बताया, विलियम मैकडूगल ने, यहां हम लोग लिखते हैं विलियम मैकडूगल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने 1904 में 1904 में एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम है, जरूर पुस्तक का नाम रखिएगा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी का हिंदी हुआ मनोविज्ञान की एक अवधारणा। मनोविज्ञान की एक अवधारणा। ठीक है, 1904 में ये बुक प्रकाशित किया गया उनके द्वारा। उन्होंने बताया कि मूल प्रवृत्ति जो होता है, मूल प्रवृत्ति जो होता है वो 14 होता है। कितना मूल प्रवृत्ति होता है, 14, जो कि संवेग से उत्पन्न होता है, मतलब संवेग से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति टोटल 14 होते हैं जो कि संवेग से उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, और ये सिद्धांत कब दिए, तो इन्होंने सिद्धांत दिया गया 1908 में। तो कई बार प्रश्न जो है तथ्य में घुमा करके पूछता है कि विलियम मैकडूगल के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो क्या आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में आपका संकलित है, तो जी नहीं है। व्हाई, तो चूंकि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की अवधारणा 1904 में प्रकाशित की गई, लेकिन सिद्धांत हमको दिया गया 1908 में। तो आप ही बताइए कि 2020 में आप पुस्तक छापे हैं और 2024 में आप सिद्धांत दीजिएगा, तो क्या इसकी संकलित इसमें होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये बुक तो पहले ही हो गया ना। कोई भी थ्योरी के बाद बुक छपेगा तब ना उस थ्योरी का आपका जो भी मैटर रहेगा उसमें आएगा। ठीक है, और उन्होंने बताया कि मूल प्रवृत्ति कितने होते हैं, 14, जो संवेग से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने, उनका स्टेटमेंट यही था। इसको शब्द में आप अपने से लिख लीजिएगा। अब हम लोग 14 मूल प्रवृत्ति क्या है और कौन कौन संवेग से उत्पन्न होते हैं, प्रश्न 100% है। ठीक है, इसका ले लिए होंगे आप लोग। देखिए अब तो हम टेबल बना लेते हैं, आप लोग भी टेबल बना लीजिएगा।
एक में लिखते हैं मूल प्रवृत्ति और एक में लिखते हैं संवेग। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। क्या पहला मूल प्रवृत्ति है पलायन। पलायन का संवेग क्या हो जाएगा? भय। देखिए हम लोग कैसे संवेग निकालते हैं। हमने क्या कहा था? हमने बोला था कि मूल प्रवृत्ति से संवेग उत्पन्न नहीं होता है, संवेग से मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होता है। क्योंकि संवेग क्या होता है? विचारों का बाह्य प्रदान, तब ना आप कुछ क्रिया करते हैं, तब ना मूल प्रवृत्ति है। तो कैसे? यदि आपको मान लिया जाए किसी चीज का भय आया, या अभी देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस को लेकर के बाहर में कोई मजदूर वगैरह, लेबर वगैरह, उनको वहां से क्या हो गया कि नहीं बीमारी यहाँ तक आ गया, हमको भय हो गया, तो वहां से क्या कर रहे हैं? वो पलायन कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, है ना। तो पलायन से भय उत्पन्न नहीं होता है, भय से पलायन। अब स्पष्ट हो गए? तो प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से संवेग से पलायन मनोप्रवृत्ति उत्पन्न होता है? तो किससे होता है? भय से। तो याद रखिएगा, पहला है पलायन। दूसरा हमारा है युयुत्सा। सर युयुत्सा मतलब क्या होता है? तो युयुत्सा मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा। तो अब देखिए, युद्ध करने की इच्छा कब उत्पन्न होगा किसी भी इंसान में? कब? जब वह इंसान क्रोधित होगा। तो अर्थात इसका जो हमारा आपको क्या है संवेग है, वो क्या है? क्रोध है। इसका संवेग क्या है? क्रोध। इसको एकदम याद कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है हमारा निवृत्ति। निवृत्ति, निवृत्ति मतलब होता है पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाना। तो आप पीछा छुड़ाना की कब उत्पन्न होगा? तो जब आपको किसी से क्या रहेगा? घृणा रहेगा। जब आपको किसी से घृणा रहेगा तो आप उसका पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो घृणा से क्या उत्पन्न हो गया? निवृत्ति। चौथा है संतान कामना। संतान कामना मतलब क्या हो गया? या संतान की प्राप्ति, यहां लिख देते हैं, या संतान की प्राप्ति। ये कब होगा? तो ये होता है वात्सल्य के। जब किसी इंसान में या किसी व्यक्ति में या किसी में भी वात्सल्य नामक संवेग होगा, तब वहां पर उसको संतान की प्राप्ति की क्या होगी? या संतान कामना की क्या होगा? मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगा। अगला है शरणागति। शरणागति यानी क्या हो गया? किसी के शरण में। तो किसी के शरण में कब उत्पन्न होता है आपको ये मूल प्रवृत्ति? जब आपको किसी पर करुणा आ जाए, है ना। तो करुणा संवेग से क्या उत्पन्न हो जाएगा? आपका शरणागति। ठीक है। अगला है छठा नंबर काम। काम, काम कब होगा? तो जब आपका कामुकता होता है। कामुकता जब संवेग उत्पन्न होगा, तब उस इंसान में कौन सी मनोप्रवृत्ति होगी? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मूल प्रवृत्ति काम। तो एक बार देख लीजिए आप लोग। पलायन कब? तो जब भय संवेग हो, युद्ध युद्ध करने की इच्छा कब? तो जब क्रोध हो। निवृत्ति कब? जब घृणा हो। संतान कामना कब? तो वात्सल्य संवेग उसका। शरणागति का संवेग करुणा, और काम का कामुकता। ठीक है, 6 नंबर था। 7 आइए। 14 मूल प्रवृत्ति है, उसका संवेग जरूर याद कीजिए कि किस संवेग से कौन मूल प्रवृत्ति हमारा उत्पन्न होता है। ठीक है। 7 नंबर में बताया गया जिज्ञासा। किसी भी इंसान में जिज्ञासा उत्पन्न कब होता है? तो जब उसमें आश्चर्य नामक क्या हो? संवेग उत्पन्न हो। सही बात है। जैसे मान लिया जाए कोई ताजमहल देखने गया, है ना। तो स्टार्टिंग में जब ताजमहल देखने गया तो देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो गया। तब वो जानना चाहता है कि आखिरकार इसमें क्या क्या है, नहीं है। तो आश्चर्य जब संवेग होगा तब क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? जिज्ञासा होगा। अगला है दैन्य। दैन्य मतलब होता है दया करना। दैन्य मतलब क्या होता है? दया करना। दया करना कब होगा? तो जब इंसान आत्महीनता हो जाता है ना। मतलब वो सोचता है कि नहीं अब इसको दया किया जाए। तो कब? जब आत्महीनता संवेग उत्पन्न होता है तब। 9 नंबर हम लोग लेते हैं आत्मगौरव।
आत्म गौरव। आत्म गौरव, तो आत्म गौरव कब? जब आत्म स्वाभिमान की बात आएगी। आत्म स्वाभिमान से हमारा क्या उत्पन्न होता है? आत्म गौरव। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं क्लियर लिखने का। 10 नंबर में हो जाएगा सामूहिकता। सामूहिकता, तो कब कोई इंसान चाहता है कि हम समूह में रहें? तो जब वह इंसान क्या बोध कैसा हो? तो अकेलापन, एलोन फील करता हो। एलोन, अकेलापन या एकांकीपन, जो लिखिए। ठीक है, कहीं कहीं एकांकीपन भी रहता है ना। अगला 11 नंबर भोजन। तो भोजन मूल प्रवृत्ति कब उत्पन्न होगा? तो भोजन उत्पन्न होगा जब वह इंसान क्या होगा? भूख होगा, है ना। जब उसमें भूख संवेग होगा तब उसकी क्या, भूख से किस चीज की जन्म होती है? भोजन की। अगला है स्वामित्व। स्वामित्व, स्वामित्व आपका संवेग कब उत्पन्न होता है? तो स्वामित्व संवेग उत्पन्न होगा कब? जब संग्रहण की बात हो, है ना, संग्रहण। अगला है 13 नंबर रचनात्मकता। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी कब होगा? तो जब कृति भाव हो। कृति भाव हो, ठीक है, कृति भाव। एक और है, जगह नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 14 नंबर में लिख देते हैं हास्य। तो हास्य मनोप्रवृत्ति कब उत्पन्न होता है? तो जब आभोग संवेग उत्पन्न हो। तो सर आभोग का अर्थ क्या होता है? तो आभोग का अर्थ होता है, आभोग का यदि अर्थ लिखना तो लिख लीजिए, जिस सुख की प्राप्ति हंसने से होती है। जिस सुख की प्राप्ति हंसने से होती है उसमें आपको आभोग संवेग होता है, और वो किसको जन्म देता है? हास्य मनोप्रवृत्ति का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, जल्दी से, टाइम नहीं है। चलिए, तो ये था हम लोग का आज का क्या, तो हमने देखा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, हमने देख लिया, समझ भी ले लिए होंगे आप लोग। एक बार अच्छा से आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा नोट्स बना करके। एक सिद्धांत और है, क्यों ना हम उसको खत्म ही कर दें अभिप्रेरणा, अलग वीडियो की बनावे। ठीक है, अगला जो मेरा सिद्धांत है वो है अभिप्रेरणा की मांग या आवश्यकता के सिद्धांत। अभिप्रेरणा की मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। अभिप्रेरणा की क्या क्या? अभिप्रेरणा की मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, है ना। ये क्या कहता है? पहले ये किनके द्वारा दिया गया? तो अब्राहम मैस्लो, बताए भी थे, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, कब दिए? तो 1954। इन्होंने बताया कि किसी भी इंसान में यदि आवश्यकता की मांग हो, है ना, आवश्यकता की मांग हो, जैसे हम लोग बहुत बार आप लोग देखते होंगे कि गांव में भी या कहीं विलेज में भी आपको सामाजिक सोसाइटी से जुड़ी हुई एक बात रहती है कि देखो ये इंसान अभी समझ नहीं पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, जब इसको खुद जिम्मेदारी आएगी तब इस अपने आप ही मोटिवेशन हो जाएगा। मतलब जिम्मेदारी मतलब क्या हुआ कि जब उसको आवश्यकता की मांग है, मतलब वो आवश्यकता उसको लग रहा है कि नहीं हमको ये चीज़ नीड है, या हमको ये चीज़ मांग अभी लग रहा है कि हमको ये चीज़ चाहिए, तब वह जो है आपको खुद अंदर से एक अभिप्रेरणा उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो अब्राहम मोस्ले साहब ने बताया 1954 में कि किसी भी अभिप्रेरणा की मांग, अभिप्रेरणा के लिए उसके लिए आवश्यकता या मांग जो है उसको 5 भागों में बांटा, 5 मांग में बांटा। क्या क्या? तो पहला उन्होंने बताया कि एक शारीरिक मांग होती है, सबका क्रम होता है ना। कभी कभी घुमा करके क्रम भी पूछ देता है कि अभिप्रेरणा की मांग का सही क्रम व्यवस्थित करें। तो पहला है आपका शारीरिक मांग, दूसरा है आपका सुरक्षा की मांग, तीसरा है आपका सम्मान की मांग, समाज की मांग, और फिर सम्मान, और फिर आत्म सिद्धि की मांग। देखिए इसको हम एक ट्रायंगल में सजा देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से कर दीजिएगा, ठीक ना। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, ये हो गया आपका सेकेंड नंबर, ये हो गया आपका थर्ड नंबर, ये हो गया आपका 4 नंबर, ये हो गया आपका 5 नंबर। ठीक है,
फर्स्ट नंबर में जो रखा गया वो है शारीरिक मांग, शारीरिक मांग, है ना। दूसरा में जो रखा गया वो है आपका सुरक्षा की मांग, सुरक्षा की मांग। तीसरा जो आपका है समाज की मांग, और सबका क्रम है 1 2 3 4 5 नीचे से ऊपर, ठीक ना। अगला है सम्मान की मांग। पांचवा है आत्मसिद्धि की मांग, ठीक है। पहला है आपका शारीरिक मांग, दूसरा है आपका सुरक्षा की मांग, तीसरा है समाज की मांग, चौथा है सम्मान की मांग, पांचवा है आत्मसिद्धि की मांग। इसका क्रम भी पूछता है, तो क्रम में आपको एक ट्रिक हम बता देते हैं। देखिए ट्रिक यहाँ पर हम लिख देते हैं। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, देखिए सा सु, सा मतलब शारीरिक, सु मतलब सुरक्षा। देखिए बता देते हैं, सासू जी समाज में सम्मान पाना चाहती है, और जब उनको सम्मान मिल जाता है तब वह आत्मसिद्धि प्राप्त कर देती है। कितना अच्छा ट्रिक है। देखिए इसका अर्थ समझिए, सासू जी अपनी बहुओं से सम्मान, सासू जी अपनी बहुओं से समाज में सम्मान पाना चाहती है। जब सम्मान मिल जाता है तो कहती है अब हमको क्या है, अब तो हमको सब कुछ मिल ही गया है, हम पूरा सोसाइटी में मेरी जो बहू है वो आपका काफ़ी सम्मान दे ही देता, हमको आत्मसिद्धि प्राप्त हो ही गया। देखिए एक ट्रिक है, मतलब इसको आप कुछ दूसरे भाषा मत लीजिएगा। सा मतलब हो गया शारीरिक, सु मतलब हो गया सुरक्षा, समाज मतलब समाज की मांग, फिर सम्मान की मांग, फिर आत्मसिद्धि। ये सासू खाली याद रखना है, सासू समाज, याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सासू समाज सम्मान आत्मसिद्धि। सासू जी समाज में सम्मान पाना चाहती है क्योंकि उसे आत्मसिद्धि चाहिए, ठीक है। तो सा मतलब शारीरिक, सु मतलब सुरक्षा, तो शारीरिक की मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग, आत्मसिद्धि की मांग, ठीक है। पहले हम लोग अपना शारीरिक देख लेते हैं कि हमको शारीरिक क्या है। अब शारीरिक में हम उसको बचाना चाहते हैं तो सुरक्षा हो गया, जब बच गए तो हम समाज में जाते हैं, समाज में अभिप्रेरणा की मांग करते हैं, और जब समाज में हो जाता है तो हम सम्मान पाना चाहते हैं, और जब हमें सम्मान मिल जाता है तो आत्मसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो शारीरिक, सुरक्षा, समाज, सम्मान, उसके बाद आत्मसिद्धि। तो ये बतलाए थे कौन? अब्राहम मैस्लो ने। ये कौन बतलाए थे? अब्राहम मैस्लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए दो छोटे छोटे सिद्धांत हैं, हम एक बार बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि मतलब क्या होता है? आपका यदि कोई लक्ष्य है तो एक उपलब्धि होगा कि हाँ हमें ये चीज़ प्राप्त करना है, तो वही चीज़ है। वो देने वाले थे डेविड सी मैक्सीलैंड, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है सक्रियता का सिद्धांत। सही बात है, आप जब तक एक्टिव नहीं रहोगे, जब तक आप सक्रिय किसी काम में नहीं रहोगे, तब तक आपको अभिप्रेरणा नहीं मिलेगा। वो किनका दिया हुआ था? सोलेबरी और मेलगोम का। तो ये दो है, यदि होगा तो हम वैसा आपको पीडीएफ के साथ इसको भेज देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार आज अभिप्रेरणा का पार्ट 2 वीडियो था, और इसके साथ ही अभिप्रेरणा जो है हमारा समाप्त हो जाता है। हमने कल अभिप्रेरणा का देख लिया था पार्ट 1, और आज अभिप्रेरणा का पार्ट 2 है। इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख करके नोट्स वगैरह बना करके आपको जो है प्रश्न, अभिप्रेरणा से संबंधित प्रश्न आज शाम तक हम पीडीएफ कर दिए तो कर दिए, नहीं तो कल ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।